स्पीड, एस्केप वेलोसिटी कल पढ़ रहे थे आप, इसके बारे में स्टार्ट कर दिया था हमने। एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड क्या होती है? जैसे आपने जो डायग्राम बनाया था, लो डायग्राम बना देते इसका दोबारा से। सपोज ये कोई हेवनली बॉडी है, अर्थ ले लिया आपने इसको, यू नो अर्थ का रेडियस कैपिटल आर 6400 किलोमीटर, मास कैपिटल एम, और एक चीज और देखी आपने, इस मास की वैल्यू डेंसिटी की टर्म में कैसे निकाली थी आपने? 4/3 पाई आर क्यूब रो, ऐसे भी दे सकते हो, है ना, यूज किया था। ठीक है, क्या होती है एस्केप स्पीड? एस्केप स्पीड ऑन अर्थ or any other planet is defined as the minimum speed with which a body has to be projected vertically upward। कोई बॉडी है जिसको आपने प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ करिए या कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, बस अपने से ऊपर करोगे तो 90 डिग्री तो वो बाहर निकल जाएगी, अगर इधर करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये किसी और प्लेनेट पे भी कर सकते हो आप, ये तो अर्थ ले लिया ना हमने, और एनी अदर प्लेनेट भी ले सकते हो आप, एनी अदर प्लेनेट भी ले सकते हो, सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का होगा अर्थ का, सपोज यहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहां तक ही इसका एटमॉस्फेयर भी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां, ठीक है, एंड नेवर रिटर्न्स ऑन इट्स ओन। अगर आपने इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, फेंक दिया है, और ये बॉडी आपकी इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है, जस्ट क्रॉस, क्या बेटा, जस्ट क्रॉस, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, या मिनिमम स्पीड को क्या बोला जाएगा? एस्केप स्पीड। क्या बोला जाएगा? एस्केप स्पीड। चलो अब मैथमेटिक करते हैं इसका। कैसे? जब आप यहां से इसको फेंकोगे ऊपर की तरफ तो फोर्स लगानी पड़ेगी, यस और नो? बिल्कुल लगानी पड़ेगी। डिस्टेंस सेंटर और बीच में डी है, ठीक है, एक्स का थोड़ा सा पार्ट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एक्स डी एक्स ले, ठीक है। अब बात आती है कि फोर्स आपने लगा दी, यहां तक चली गई, ठीक, पी पॉइंट के लिए कर रहे थे हमने, सरफेस से बॉडी को फेंक दिया, पी पॉइंट तक चला गया, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस आपने ले लिया है वो एक्स ले लिया है, और जो थोड़ा सा उसमें एलिमेंट लिया है वो क्या ले लिया? डी एक्स ले लिया। तो यहाँ से जो फोर्स है, मास ले लेते हैं, मास क्या है इसका? कैपिटल एम, इसका क्या है? स्मॉल एम, बीच में डिस्टेंस क्या है? एक्स। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी एम एम अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट के लिए अब हम करने वाले हैं, एक्स के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे? स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा? एफ डी एक्स। पूरा वर्क नहीं लिया, किसके लिए ले लिया? डी एक्स के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट ले लिया। तो एफ की वैल्यू क्या थी? जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पूरा वर्क डन नहीं है। इंटीग्रेशन करिए,
क्या करिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से W। x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, r से इन्फिनिटी तक, ठीक है, r से इन्फिनिटी, ठीक है, करवा दिया था ये r से इन्फिनिटी तक। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन w, लिमिट, लिमिट लगानी आती है 0 से w। इधर क्या होगा, g बाहर आ जाएगा, 1/x² dx, इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी। इसको क्या लिखेंगे आप, g इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी, x² ऊपर जाएगा तो x⁻⁻² dx। इसको लिखिए अब w अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, g x⁻⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और इसी तरह से इस चीज को जो भी पावर वाली क्वांटिटी होगी वो सारी पावर में जो भी टर्म्स होंगी वो डिनोमिनेटर, ठीक है, r टू इनफिनिटी। तो w माइनस 0 क्या हो जाएगा, w g x⁻⁻1 r लिमिट इन्फिनिटी का। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -g और ये x⁻⁻1 नीचे आकर 1/x, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, लिमिट r टू इन्फिनिटी। नाउ सॉल्व इट, -g अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा आपके पास -g अंदर बच जाएगा -1/r। तो W की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन कैपिटल R। नोट करिए यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g अपॉन R। इसके बाद दिस वर्क डन इज द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो ये वर्क डन है ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, यहाँ पर बॉडी को मोशन में लेकर आया, वो सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका है, तो ये कैसे काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी की तरह, ठीक है। किस तरह से कीमत चुकानी पड़ेगी इसको, वर्क डन को, काइनेटिक एनर्जी की तरह। तो दिस वर्क डन is at the cost of kinetic energy given to the body at the surface of the earth. If VE is the escape speed of body, if VE is escape speed, और जो ये वर्क डन है ये क्या होगा, इस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, जो अभी तक आपने ये डायग्राम करा है, यहाँ पर फोर्स लगाई है, मोशन में लेकर आए हो बॉडी को, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की, अगर v एस्केप स्पीड हुई तो बॉडी की, मास कितना है m, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m ve², हाफ m ve²। तो ये वर्क डन ये किसके इक्वल बोल दिया है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया। तो वर्क डन की वैल्यू अभी क्या निकाल लिया आपने, g अपॉन कैपिटल R, 1/2 m ve², ठीक है। किसका एक्सप्रेशन करना था आपको, एस्केप स्पीड का। एस्केप स्पीड क्या है, ve, तो ve की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, आपका डेरिवेशन कंप्लीट। m से m कैंसल, 2 कहाँ चला जाएगा,
gm के साथ मल्टीप्लीकेशन में अपॉन r, दिस इज v स्क्वायर। ve इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gmm अपॉन r अंडर द रूट। तो ये था एस्केप स्पीड का एक्सप्रेशन, जो कि ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था इसका। अगर आप इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। जीएम का पता है आपको, जीएम की वैल्यू क्या होती है, जी आर स्क्वायर, पता है ना जीएम की वैल्यू, तो पुट कर सकते हो। जीएम इज इक्वल टू क्या होता है, जी आर स्क्वायर पढ़ा था ना, स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जीएम की वैल्यू जी आर स्क्वायर पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा ये 2 जी आर स्क्वायर अपॉन आर, कैंसल, क्या बच जाएगा 2 GR under the root. This is another expression for escape speed in terms of acceleration due to gravity. ऐसे भी आप कर सकते हो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद मास की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए, तो देखिए वेलोसिटी एस्केप स्पीड का एक और फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। एस्केप स्पीड इज इक्वल टू 2g अपॉन r, m की वैल्यू बताई थी ना ये डेंसिटी की टर्म में, 4/3 पाई r क्यूब रो। एक r से एक r कैंसल, r2 बच जाएगा, और कुछ कैंसल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 4 जा 8/3 पाई r g r स्क्वायर सॉरी g रो अंडर द रूट। तो ये आपका डेंसिटी की टर्म में रिलेशन आ जाएगा, किसके लिए, एस्केप स्पीड के लिए। तो इसी के साथ ये आपका ग्रेविटेशन यूनिट खत्म होता है, और नेक्स्ट यूनिट 7 पढ़ेंगे। यूनिट 7 क्या है, यूनिट 7 किससे वो लिखिए, अब इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसके नोट्स और क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे। और अपने एग्जाम की तैयारी करना बेटा, अब एग्जाम होने वाले हैं, 80 मार्क्स का पेपर बनेगा तुम्हारा। जितना पढ़ाया है ये तो आएगा ही, अप्रैल से लेकर अब तक जितना है वो तो आना ही है, बाकी सिलेबस आपको मेंशन कर दिया जाएगा। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। क्या पढ़ेंगे आप इसके अंदर? इसके अंदर 4-5 चैप्टर है, देखते हैं सीबीएसई ने क्या क्या उसमें से कट करवा दिया है, लेकिन वो आप देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर होंगे इसमें। एक तो होगा सॉलिड, दूसरा होगा हाइड्रोस्टैटिक या फ्लूइड एट रेस्ट भी बोल सकते हो आप, फ्लूइड एट रेस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे आप फ्लूइड्स इन मोशन, आफ्टर दैट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसके बाद आप पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ये 5 चैप्टर आपको लाइन वाइज पढ़ने हैं। जो इसमें से कट जाएगा, ठीक है, डिलीट हुआ है उसको काट देंगे, बाकी सब ऐसे। सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे सॉलिड। क्या पढ़ेंगे?
सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन या स्टेटमेंट आप पढ़ने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी। किसकी? इलास्टिसिटी। क्या होता है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या होता है? लास्टिक देखिए, जो लास्टिक बोलते हैं, लास्टिक खेलते हैं बच्चे, क्या करते हैं? रबड़ बैंड की तरह होती है, इस तरह से उसको टच करिए और छोड़ दीजिए, तो क्या होता है? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी वही चीज है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय virtue of which it tends to regain its original size and shape. Its original size and shape. When applied force is removed, या फिर after the removing of external force or applied force. When applied force is removed. तो ये वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसको आप खींचिए और फिर छोड़ दीजिए और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करते हैं, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। कुछ एक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। उसके बाद सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, सम टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ताकि जो ये वर्ड बार बार बीच में आए तो आप इनको समझ सके। इसमें आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स बाय विच a change occur in a body. Change in configuration occur in a body. कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? उसके साइड, शेप, लेंथ की बात हो रही है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी, ये वो फोर्स होती है जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देती है, मतलब उसकी आकार को चेंज कर देती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी चेंज कर सकती है वो, साइड, शेप इसका। तो डिफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। और जो ये फोर्स अप्लाई करेंगे इसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इलास्टिसिटी बता दिया आपको। उसके बाद इसमें आएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होगी? समझिए इसको डायग्राम से। एक रबड़ बैंड है या स्प्रिंग है आप पे, ये क्या है? ये एक्स है, इसका डिस्टेंस। यहां से आपने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। इस फोर्स से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक्स से कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा, है ना? तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स कैसी होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। और उसके बाद जब ये फोर्स आप रिमूव कर देंगे तो ये बॉडी दोबारा से, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन अगर ले लेता है, क्या ले लेता है? ओरिजिनल पोजीशन, मतलब दोबारा से यहाँ पर ही आ जाएगा। ए से बी था, ये इसका बी पॉइंट, और ये अब सी तक ले गए थे आप। अगर आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, ये फोर्स आपने जीरो कर दी, तो ये वापस अगर बी पॉइंट पर आ जाता है तो ये होगा परफेक्टली इलास्टिक। क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया और ये बी पर ना आने की बजाय कहीं यहाँ पर या यहाँ पर इस तरह से कहीं पर आ जाता है,
मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं वो ले पाता है, तो आप उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बोलो। ठीक है, आया ये समझ में? इसी तरह से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक समझ में आ गया। इसी तरह से परफेक्टली प्लास्टिक क्या होगा? परफेक्टली प्लास्टिक में आएगा अगर बॉडी को आप चेंज ही ना कर पाए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, रिजिडिटी में आ जाता है ये। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming force. However small the deforming force may be is called perfectly plastic body. ठीक है, आफ्टर दैट आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेस। क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की तरह ट्रीट किया जाता है इसको। किसकी तरह? प्रेशर की तरह। ठीक है, स्ट्रेस। स्ट्रेस पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या होता है? द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। अब रेस्टोरिंग फोर्स भी आ गया इसमें, इन्होंने बताया भी नहीं। चलो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये देखिए, बताना पड़ेगा। टर्म आ रही है सारी की सारी। अब ए बी डिस्टेंस, इनके बीच का एक्स, फोर्स लगा दिया, इसने क्या करा अपने आप को इस तरह से बना लिया, है ना? यहाँ तक एक्स था, फोर्स लगाने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगी। कौन सी फोर्स थी ये? डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने इसको छोड़ दिया, एफ की वैल्यू 0, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है ये ऑटोमेटिक अपने आप को खींचेगा और बी पॉइंट तक आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेगा, यानी कि एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी। अब दोबारा से वो फोर्स लगेगी जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेने के लिए मजबूर करेगी। इसको आप बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जितनी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है उतनी ही रेस्टोरिंग फोर्स चाहिएगी उसी पॉइंट पर आने के लिए। तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को ले लिया करेंगे उसकी जगह। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने कितनी फोर्स लगाई वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, छोड़ने के बाद वो कितनी फोर्स लगा रहा है वापिस, तो हम उसको उससे इक्वल करके अपने मैथमेटिक्स में ऐड कर लेंगे, ले लेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे? फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन, एरिया के पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? हाँ, रेस्टोरिंग फोर्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हो, तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। इसके बाद यूनिट लिख लिए, डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन भी लिख सकते हो, फोर्स की MLT -2, एरिया की L2। सॉल्व करिए इसको, क्या आ जाएगी? L2 पर जाएगा, ये L+1 है, ये L2 पर जाएगा -2, ये -1 रह जाएगा, T की -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स कितने होंगे? इसके तीन टाइप होंगे। वैसे तो 2 ही टाइप होते हैं,
एक के 3 टाइप है, 2 टाइप होंगी इसके, नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी टाइप क्या होगी इसकी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसका दूसरा नाम है शेयरिंग स्ट्रेस। थ्योरेटिकल पोर्शन आ गए, अब ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं होंगे, छोटे छोटे टॉपिक होंगे जिसके बारे में आपको स्टडी करना। नॉर्मल स्ट्रेस के भी 3 पार्ट होंगे, एक होगा टेंसिल स्ट्रेस, दूसरा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एक होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सही फिजिक्स आपकी ग्रेविटेशन तक हो गई है, उसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो गया, डिलीट हो गया, इसलिए वो करवाया नहीं गया आपको। टेंसिल स्ट्रेस क्या होती है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसका रिलेशन किससे होता है, लेंथ से। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है फोर्स लगाकर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर लेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इस टाइप को, इस स्ट्रेस को बोलेंगे टेंसिल स्ट्रेस। कंप्रेसिव क्या होगी, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, अगर आपने उसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो आप उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव। इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रेस, व्हेन अ सॉलिड change in volume without any change its geometrical shape on applying the force, then the restoring force per unit area in the body is called hydraulic stress. Hydraulic stress is generally possible when a solid spherical body is placed in a fluid under high pressure. जब भी किसी के ऊपर हाई प्रेशर किसी फ्लूइड के अंदर लगा दोगे, डाल दोगे आप, तो क्या होता है, उसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लग के उसका साइज कम हो जाता है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब भी यहाँ पर फ्लूइड से है, हाइड्रोलिक का मतलब भी यहाँ से फ्लूइड से होता है। हाइड्रोलिक वर्ड ही वाटर टाइप, लिक्विड टाइप चीजों के लिए लगता है। ठीक है, उसके बाद है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। सेकंड पॉइंट, ये लिक्विड में होगा, फ्लूइड में होगा। फ्लूइड में बहुत ज्यादा प्रेशर पे कोई बॉडी रखी हुई है, जैसे ये वाटर टैंक है, इसके अंदर आपने एक सफियर रख दिया, तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और इसका साइज ओरिजिनल से थोड़ा कम हो जाएगा, इसके वॉल्यूम को अफेक्ट कर देगा, तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस में क्या पढ़ेंगे आप, इसके अंदर आप पढ़ेंगे when a deforming force acting tangentially to the surface of a body produce a change in the shape of the body about any change in its volume. उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, सिर्फ उसकी शेप में चेंज आ जाए। किसमें चेंज आ जाए, शेप में। जैसे लो आप पे कोई क्यूबॉइड टाइप चीज, क्या थी, क्यूबॉइड टाइप, आपने इस पे क्या करा, फोर्स लगा दिया थोड़ा सा, इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे, तो इसने अपनी शेप, देखिए इसको आप इस तरह से ट्रीट करिए, इसने अपनी शेप कैसे ले ली, हल्की सी बेंट कर ली, इस तरह से। पहले कैसा था ये, अब कैसा हो गया, थोड़ा सा बेंट कर लिया, तो इसमें कुछ एंगल से चेंज आएगा, इससे चेंज आ जाएगा
कुछ एंगल से चेंज आ जाएगा, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। फार्मूला सभी स्ट्रेस का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, इसमें नो डाउट। इसी के साथ एक दूसरी चीज आएगी, वो है स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेस को ज्यादातर दबाव और स्ट्रेन को खिंचाव से सीखा जाता है। स्ट्रेन को किससे सीखा जाएगा, खिंचाव से। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद हुक्स लॉ आएगा जो कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के बारे में बताएगा। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है ये, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कितना चेंज करा आपने कॉन्फ़िगरेशन, मान लो लेंथ में चेंज कर दिया डेल्टा एल अपॉन एल, किसी और चीज में चेंज कर दिया डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज कर दिया अपॉन वी। तो इस तरह के चेंज को बोलेंगे स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ ही एक तरह से, तो इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स पढ़ेंगे अब आप इसकी। टाइप्स में क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और क्या पढ़ेंगे इसमें, स्ट्रेन की टाइप में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर। लॉन्गिट्यूडनल में दोनों ही आ जाएंगे, कम और ज्यादा दोनों ही, वॉल्यूमेट्रिक और इसमें शेयर। शेयरिंग का मतलब उसके एंगल से होगा, शेप से होगा। वॉल्यूमेट्रिक में उसके वॉल्यूम से होगा, हाई प्रेशर पे हाइड्रोलिक में डाल दिया था जैसे। लॉन्गिट्यूडनल में उसका लेंथ से रहेगा, लेंथ से अफेक्टनेस रहेगी। तो फार्मूला क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूमेट्रिक के लिए डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। और शेयरिंग के लिए शेयरिंग स्ट्रेन, इसको भी आप डेल्टा एल अपॉन एल से ले सकते हो, और ये थीटा की तरह लेना आपने, डेल्टा एल अपॉन एल से ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने क्यूबॉइड बनाया था ना, उसके अंदर एंगल थीटा था, उस एंगल थीटा से ही लिया जा सकता है। ये कैसे, ये देखिए ये था, उसके बाद आपने इसको हल्का सा बेंट कर दिया, ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा करके देख रहा हूं। तो क्या होगा, ये आपका एंगल थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये इसकी एल और ये डेल्टा एल, ठीक है। थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा एल अपॉन एल करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद आप हुक्स लॉ पढ़ेंगे, उस हुक्स लॉ में स्ट्रेन और स्ट्रेस को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी स्ट्रेन का मतलब है लेंथ वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, शेप में कितना चेंज आया वो, और स्ट्रेस में क्या करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिया जाता है, ठीक है। तो हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक्स ने बताया था कि कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में अफेक्ट करते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन रहेगा, कैसे वो डिपेंड करेंगे। रोहित सर। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल।
चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।